अगली हेडिंग लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसे हम कहते हैं आरबीआई। ठीक, तो सबसे पहली बात आरबीआई के बारे में कुछ बातें समझनी है आपको कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसमें दूसरा पॉइंट समझेंगे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, कि स्थापना हुई और राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण इसको ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है इसका मुख्यालय कहां है। मुख्यालय इसको दो भागों में समझना। 1935 में कोलकाता में मुख्यालय बना, कोलकाता, जबकि 1937 में इसका मुख्यालय 1937 से मुंबई में मुख्यालय है, मुंबई में। ठीक है, 1935 में कोलकाता मुख्यालय रहा और 1935 से 37 लिखो, 35 से 37 तक कोलकाता में और 37 से मुंबई में इसका मुख्यालय है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ पहले इसके आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र, बिल्कुल, ओसबोर्न स्मिथ। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर, इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से नंबर के गवर्नर है। क्लियर हो गया। अब बात आती है आरबीआई का लेखा वर्ष। लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर। लेखा वर्ष कब से होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है और जुलाई से 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है। क्लियर हो गया। अब देखो आरबीआई के कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री भी रहे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जो वित्त मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे, इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन? एक तो मनमोहन सिंह जी और एक सीडी देशमुख। ठीक है, ये दो ऐसे गवर्नर रहे जो कि वित्त मंत्री भी रहे। नंबर 1 सीडी देशमुख और नंबर 2 मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, और ये तो प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और समझेंगे, वित्त मंत्री। और आरबीआई ने किन पड़ोसी देशों का, देखो भारत का आरबीआई किन पड़ोसी देशों का रिजर्व बैंक रहा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत जो है पाकिस्तान का भी आरबीआई रहा 1948 तक। 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 तक पाकिस्तान के भी आरबीआई के रूप में भारत ने काम किया। और म्यांमार का भी रहा 1945 तक। ठीक है, तो आरबीआई जो है भारत का रिजर्व बैंक, भारत का आरबीआई, भारत के आरबीआई ने म्यांमार
के आरबीआई के रूप में 1945 तक और पाकिस्तान के आरबीआई के रूप में 1948 तक काम किया। 1948 तक काम किया। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ये चीजें जनरली आपको कहीं पर मिलेंगी नहीं लिखी हुई, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसके रिजर्व बैंक के रूप में भारत ने काम किया। ठीक है, रिजर्व बैंक के रूप में काम किया, रिजर्व बैंक आरबी के रूप में भारत के रूप में काम किया। आरबीआई ने म्यांमार के आरबी के रूप में 1945 तक काम किया और पाकिस्तान के आरबी के रूप में 1948 तक काम किया था। क्लियर हुआ? तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई की मुद्रा प्रणाली क्या होती है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आरबीआई की मुद्रा प्रणाली। आरबीआई की मुद्रा प्रणाली। ठीक है, इसका मॉनेटरी सिस्टम क्या रहता है? इसमें मुद्रा प्रणाली की अगर बात करें, दो तरीके की मुद्रा प्रणाली होती है। एक होती है आनुपातिक निधि प्रणाली, आनुपातिक निधि प्रणाली, और दूसरी होती है न्यूनतम निधि प्रणाली या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जो भी कहते हो। आनुपातिक निधि प्रणाली और न्यूनतम निधि प्रणाली। आनुपातिक का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है। और न्यूनतम निधि का मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसे कहा जाता है। न्यूनतम निधि प्रणाली मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो होता है, ये ही इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है। इसमें होता क्या है, देखो, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 से, तब से क्या करता था, कोई भी नोट जब छापे जाते हैं ना, आरबीआई का मुख्य काम क्या है कि नोट जारी करना है ना, मतलब मुद्रा को जारी करना उसका मुख्य रूप से काम होता है, सबसे मुख्य काम माना जाता है। अब आनुपातिक निधि प्रणाली में क्या होता है, आरबीआई जितने भी नोट जारी करेगी उसका एक अनुपात अपने पास जरूर रखेगी, ताकि रिजर्व में जब उसके पास होगा तब उसको पता रहेगा कि भाई उसमें से 40% तो विदेशी ऋण पत्र अपने पास रखेगा और 60% रुपए को अपने पास रखेगा रिजर्व के रूप में। ठीक है, ये तो आनुपातिक निधि प्रणाली थी, लेकिन ये सिस्टम जो है 1957 तक चला था, आनुपातिक निधि प्रणाली। अब वर्तमान में 1957 से क्या कर दिया, न्यूनतम निधि प्रणाली को आरबीआई ने अपने सिस्टम में शुरू कर दिया। इसके तहत क्या होता है, आरबीआई को 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखने पड़ते हैं। इसको तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो दोनों को समझते हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। आनुपातिक निधि प्रणाली, यह प्रणाली आरबीआई द्वारा 1956 तक चलाई गई थी। ठीक है, और न्यूनतम निधि प्रणाली 1957 से 1957 से आरबीआई ने इस प्रणाली को अपनाया है। अब इसके तहत क्या होता है, देखो, न्यूनतम निधि मतलब मिनिमम अपने पास कितना रिजर्व आरबीआई रखे, हमेशा जो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अब जितने भी नोट अर्थव्यवस्था में है, इकोनॉमी में, इसके बदले आरबीआई को अपने पास भी रिजर्व में रखना होता है। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतने नोट छाप दे आरबीआई, ऐसा नहीं होता ना। आरबीआई नोट उतने ही छापेगा, जितने नोट छापेगा उतने का अपने पास एक न्यूनतम रिजर्व उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जितने नोट छापे जाते थे उसका 40% विदेशी मुद्रा और 60% रुपया रखना पड़ता था। ये इस तरीके का एक सिस्टम था। 1957 के बाद आरबीआई ने कहा कि भाई पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है,
बदले हम क्या करेंगे, 200 करोड़ की मुद्रा अपने पास रखेंगे। उसके बदले क्या होता है, रिजर्व में आरबीआई को रिजर्व अपनाया और आरबीआई को रिजर्व में 200 करोड़ रखना पड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे, 200 करोड़ रखना होता है। ठीक है, ये फिक्स है, 200 करोड़ रखना होता है। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का होता है सोना। 115 करोड़ का आरबीआई के पास हमेशा सोना, गोल्ड मतलब रिजर्व में होना ही चाहिए। और 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा। बस यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विदेशी मुद्रा कि एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के द्वारा न्यूनतम निधि प्रणाली को कब लागू किया गया, तो 1957 में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हो गया। दूसरा, आरबीआई को अपने पास कितना रुपया रिजर्व में रखना पड़ता है या कितनी करेंसी अपने पास रिजर्व में रखनी पड़ती है, तो 200 करोड़ की करेंसी उसके पास हमेशा रिजर्व में होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर कभी अर्थव्यवस्था डूब जाए तो फिर वो पैसा जो है अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करेगा। उसमें से क्या होगा, 115 करोड़ रुपए का उसको गोल्ड रखना पड़ेगा और 85 करोड़ की जो फॉरेन करेंसी है वो आरबीआई को अपने पास रखनी पड़ेगी। यह हमेशा रिजर्व होती है, इसी को न्यूनतम निधि प्रणाली कहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, आनुपातिक निधि प्रणाली पहले चलती थी कि जितना टोटल मुद्रा अर्थव्यवस्था में उसका एक अनुपात जो है, निश्चित अनुपात आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता था। अब लेकिन आनुपातिक सिस्टम को बंद करके न्यूनतम निधि प्रणाली को चला दिया है। तो यह है आरबीआई की मुद्रा प्रणाली, इसको आप लोग बना लो और इसमें से क्वेश्चन बनता है इस वाले में से। ठीक है, ये न्यूनतम निधि प्रणाली कब से लागू की गई, 1957 से। इसके तहत कितना रिजर्व रखना पड़ता है, 200 करोड़, और ये सोना कितना रखना पड़ता है, 115, और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखनी होती है। क्लियर हो गया, चलिए इसको बना लो। अब हम सीधे बात करते हैं आरबीआई के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आरबीआई के कार्य।